गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर स्क्वायर वेल पोटेंशियल। यानी एक ऐसा वर्गाकार कूप है अट्रैक्टिव, यानी v इक्वल टू माइनस V0 है इस जोन के अंदर। और मान लीजिए इस पर कोई एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है और वो इस तरफ आ रहा, तो हमें निकालना है कि इस पार्टिकल के आगे थर्ड जोन में जाने की प्रॉबिलिटी क्या है। यहाँ पे ध्यान रहे कि पार्टिकल की एनर्जी E ग्रेटर देन जीरो हम इस प्रॉब्लम में ले रहे हैं। यही प्रॉब्लम हम एक बार फिर से भी करेंगे, लेकिन उसमें पार्टिकल की एनर्जी लेस देन जीरो होगी। जब एनर्जी लेस देन जीरो या नेगेटिव होगी तो उसको कहते हैं बाउंड स्टेट। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है ये बाउंड नहीं है, पार्टिकल जो है वो ग्रेटर देन एनर्जी से आ रहा है, यानी फ्री पार्टिकल है जो कि एक फर्स्ट जोन से आ रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी Vx ज़ीरो है पहले जोन के अंदर, यानी एक्स लेस देन जीरो जब है, और माइनस V0 है जब इस रेंज के अंदर है, यानी 0 to a है, और Vx इज इक्वल टू जीरो है यदि x मोर देन a। अब श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो आप जानते हैं कि डेल टू साई बाई डेल एक्स के प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस कर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू ज़ीरो। वन डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे हैं हम, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं यहाँ। तो पहले जोन के अंदर जब साई को साई फर्स्ट कह रहे हैं तो वी जीरो है, दूसरे जोन के अंदर ई माइनस वी जीरो है तो वी जीरो ऑलरेडी नेगेटिव है, सो ई प्लस वी जीरो साई सेकेंड इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से थर्ड जोन जो है वहाँ पर भी डेल टू साई थर्ड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस कर ई साई थर्ड इज इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू लिखिए टू एम ई अपॉन एच क्रॉस कर, ये पुट कर रहे हैं, और के डैश स्क्वायर जो है वो टू एम अपॉन एच क्रॉस कर ई प्लस वी जीरो। यहाँ पे याद रखिए कि के स्क्वायर और के डैश स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, यानी दूसरी साइड में सारे जो कोफिशिएंट है टू एम एच क्रॉस ये सब पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है, और के डैश में भी ऐसा ही है, सारे पॉजिटिव हैं, सो के डैश स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव। ऐसा पुट करने के बाद ये जो इक्वेशन है वो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो, दूसरे में के डैश स्क्वायर है, तीसरे में के स्क्वायर फिर है। सोल्यूशन लिखिए इनके, तो ए ई की पावर आइटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस आइटा के एक्स, साई सेकेंड एफ ई रेस्टर आइटा के डैश एक्स प्लस जी ई रेस्टर माइनस आइटा के डैश एक्स, साई थर्ड सी ई की पावर आइटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। अब यहाँ पे देखिए आपको जैसे पहले बताया गया था कि जब ई की पावर आयोटा के एक्स है वो प्लस एक्स अक्ष की दिशा में जाने वाली तरंग है, माइनस आइटा के एक्स जो है वो माइनस एक्स अक्ष की दिशा में जाने वाली तरंग है। तो पहले जोन के अंदर ए ई की पावर आइटा के एक्स लिखा है तो ये आपतित है, और बी की पावर माइनस आइटा के एक्स ये परावर्तित है। इसी तरह से दूसरे जोन के अंदर भी है दोनों, एक प्लस एक्स की दिशा में और माइनस एक्स। थर्ड जोन के अंदर क्योंकि आगे किसी भी तरह का कोई ये बैरियर नहीं है, इसलिए पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है थर्ड जोन में आगे जा कर के, इसलिए वहाँ से परावर्तित तरंग का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम मीनिंगलेस मान करके डी को ज़ीरो कर देते हैं। अब अप्लाई कीजिए बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस में आप चार बाउंड्री कंडीशंस हैं कि यदि वी फाइनाइट है तो वेव फंक्शन कंटिन्यूस और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस, तो साई फर्स्ट एंड साई सेकंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो and its derivative del psi first by del x at x is equal to जीरो, del psi second by del x is equal to जीरो, ये भी बराबर होने चाहिए। इसी तरह से psi second at x is equal to जीरो, psi third at x is equal to a, ये a पर दोनों बराबर होने चाहिए, इनके डेरिवेटिव भी बराबर होने चाहिए। ये बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशंस आपको मिलती हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू ए पर, वो ये जा रहे हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस जी के ई माइनस बी के डैश एफ माइनस जी सी की पावर आइटा के प्लस
इज इक्वल टू एफ ई की आइटा के डैश ए प्लस जी ई डैश और माइनस आइटा के डैश ए के सी ई की पावर आइटा के इज इक्वल टू के, ये इक्वेशंस हैं। अब देखिए कि हमें निकालना है पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक, यानी इसमें कोफिशिएंट कितने हैं, ए बी एफ जी और सी, यानी 5 कोफिशिएंट हैं और 4 आपके पास इक्वेशंस हैं। हमें इन सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू अलग अलग नहीं आ सकती, तो हमें सॉल्व करना है बी अपॉन ए के लिए भी और सी अपॉन ए के लिए भी। इसको सॉल्व करने के लिए आप बाकी जो दूसरे हैं कि जैसे सी अपॉन ए के लिए सॉल्व करना है तो एफ जी और बी को ख़त्म कर लीजिए। तो उसके लिए आप पहले दोनों इक्वेशंस में जोड़ेंगे तो 2a इज इक्वल टू ये आएगा और 2b इज इक्वल टू ये आएगा 1 माइनस के डैश अपॉन के एफ। तो अब आप क्या करिए कि थर्ड और फोर्थ से एफ और जी की वैल्यू जो है वो सी की टर्म्स में ले आइए, जिससे आपको सी अपॉन ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बराबर होगा 2 आइटा के डैश क्यू माइनस आइटा के स्क्र प्लस के डैश स्क्र साइन के डैश ए प्लस 2 आइटा के डैश कॉस के डैश ए। यहाँ पे साइन के डैश ए और कॉस के डैश ए, इसमें आप जानते हैं कि कॉस एक्स जो होता है वो ई की बार आइटा एक्स प्लस ई की बार माइनस आइटा एक्स अपॉन 2 होता है, और साइन में साइन एक्स जो होता है वो बराबर ई की बार आइटा एक्स माइनस ई की बार माइनस आइटा एक्स अपॉन 2 आइटा। इसी तरह से बी अपॉन ए के लिए सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है तो सी अपॉन ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लीजिए, तो जहाँ आइटा है उसके माइनस आइटा सिंप्लीफाई कीजिए, टी इज इक्वल टू सी अपॉन ए और का मॉडुलस का किया तो सी अपॉन ए और सी अपॉन ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये आ गया 4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर के डैश ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर के डैश ए में कर दीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए और के डैश की वैल्यूज़ रख दीजिए जो हमने पिछले साइड में पिछले पेज पे पहले रखी थी। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी इज इक्वल टू 1 प्लस बी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4 ई प्लस बी जीरो इनवर्स, और इसी तरह से आर जो है वो भी आ गया 1 प्लस 4 ई बी जीरो प्लस ई बी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन ये पूरे का इनवर्स। यदि टी और आर इन दोनों को जोड़ें तो ये वैल्यू जो आती है वो 1 है। तो अब आप देखिए कि ये जो दो रिजल्ट्स आ गए, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये किस किस कंडीशन में इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, किस किस कंडीशन में कम होगी, ये डिपेंड करता है ये जो साइन के डैश ए है या एनर्जी की वैल्यू है ये उन पे डिपेंड करेगा। तो इसका ग्राफ हम बाद में प्लॉट करेंगे।